Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर, क्या है यह वेंटिलेशन? ब्रीदिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। तो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो पेशेंट एयर को इन्हेलेशन करता है और जो लंग्स के एयर को फिर एक्सहेल आउट करता है। जब यही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता है तब हम उसे आर्टिफिशियल मेथड से जब इस ब्रीदिंग को कराते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। फिर बात को ध्यान देना होगा कि वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड से लंग्स में आता है। इस प्रोसेस को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं वेंटिलेशन? द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज फ्रॉम alveoli टू ब्लड एंड ब्लड टू alveoli, दिस प्रोसेस आर नोन एज वेंटिलेशन. This process are normally spontaneous develop, but it not developed by spontaneous, it developed by a mechanical process known as mechanical ventilation. इस बात को समझने के लिए हमको समझना होगा कि जैसे यह ट्रेकिया है और ट्रेकिया में यह इसका ट्रेकिया का डिवाइडेशन जिसको ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, फिर यह सेकेंडरी ब्रोंकस और फिर इसके बाद यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकस। यहाँ पे टर्शियरी ब्रोंकस के बाद यहाँ पे अल्विलाई हम लोग शॉर्टली बना दिए। टर्शियरी के बाद टर्मिनल ब्रोंकस, फिर उसका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, अल्वियोलर डक्ट, हम शॉर्ट से बना समझने के लिए। यहाँ पर अल्विलाई है और यहाँ पर क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस समय एक बात और भी समझना होगा कि यहाँ पर जो एयर का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। एयर का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है। तो हाई कंसंट्रेशन से मूव लो कंसंट्रेशन, यानी जब इंस्पायरेशन करते हैं उस समय जो यहाँ पर एयर होता है उसमें CO2 का अमाउंट कम होता है ना। और ब्लड में CO2 का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आसानी से CO2 क्या होता है, ब्लड से अल्वियोलाई में चला आता है। और उस समय यहाँ पे O2 ज्यादा होता है और ब्लड में कम होता है, तो यहाँ से ब्लड आराम से ब्लड में चला आता है। यानी ये जो प्रोसेस जो होता है इंस्पायरेशन के समय बताया आपको हम कि यहाँ से हाई कंसंट्रेशन CO2, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन आराम से चला जाता है। तो यह हुआ CO2 का मूवमेंट। यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है आराम से अल्वियोलाई से ब्लड में चला आता है। तो यहाँ पे कितना ml का एक्सचेंज होता है, तो 5 ml ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ से 5 ml एयर यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन आता है, 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। तो यह प्रोसेस क्या होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। यानी कितना अमाउंट एयर यहाँ पर इंटर करता है, एक नॉर्मल जो एयर कितना इंटर करना चाहिए, 5 ml आता है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल गैस एक्सचेंज, या इसी को बोलते हैं वेंटिलेशन बोलते हैं। लेकिन जब यही वेंटिलेशन जब अपने सेल्फ नहीं हो पाता है तब हम मशीन के द्वारा या तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके या निगेटिव वैक्यूम क्रिएट करके, निगेटिव प्रेशर को निगेटिव वैक्यूम बोलते हैं, या तो वैक्यूम क्रिएट करके या पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके जब यहाँ पर एयर को एक्सचेंज कराते हैं, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या करता है ना, इसके मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को ऑक्सीजनेट करते हैं और बॉडी को जो बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाता है उसको रिमूव कराते हैं। तो यह मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है। तो आगे बात करते हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेशन समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जब यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड से फोर्सफुल मेथड के द्वारा जब हम लोग गैस को एक्सचेंज कराते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। चलिए ये तो हो गया मेरा इसका डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है हमें,
बाहर से आर्टिफिशियल मेथड से फोर्सफुल की आवश्यकता, फोर्सफुल ब्रीदिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ता है ऐसा? तो इसके लिए कुछ इंडिकेशन है, पहले बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट एपनिया की तरफ जा रहा हो, एपनिया का मतलब होता है कि अब वह रेस्पिरेशन लेने में सक्षम नहीं है, उस पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर यूज करते हैं या मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं। जब पेशेंट सीवियर डिजनिया का केस होता है, उस सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, वहां पे हम वेंटिलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, हेड इंजुरी की बात होती है, जब पेशेंट डीप कोमा में चला जाता है, जब स्ट्रोक होता है या फिर ब्रेन डेथ होता है, इस सारे केस में हम मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, जब पेशेंट का रिब्स जो कोस्टल मसल्स उसमें वीक हो जाता है, कोस्टल मसल डैमेज कर जाते हैं, डायफ्रामिक मसल डैमेज कर जाता है, वहाँ पे हमें इसको मूवमेंट के लिए हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला इंडिकेशन, जब ARDS का केस होता है या फिर इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज का केस होता है या लंग्स कैंसर का केस होता है या फिर COPD का केस होता है, इस केस में या फिर ड्रोनिंग का केस होता है, इस केस में हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला कंडीशन, जब किसी कारण से जब पेशेंट के बॉडी में CO2 का लेवल हाई हो जाता है, यहाँ भी हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण जब लंग्स काम नहीं करता है, क्योंकि कोविड-19 में अल्वियोलर जो न्यूमोसाइट सेकेंड सेल होता है वो डैमेज कर जाता है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज को बंद कर देता है, वहाँ भी हमें वेंटिलेशन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला, अगर कोई मरीज को हम जनरल अनेस्थेसिया यूज करते हैं, जैसे जनरल अनेस्थेसिया में लाफिंग गैस है, ईथर है, केटामिन है, जब यूज करते हैं अनेस्थेसिया ऑपरेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है, कोस्टल मसल रिलैक्स कर जाता है और उस केस में वह काम नहीं करता है, तो वहाँ भी हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना पड़ता है। तो एम तो आपको समझ में आया होगा कि किस किस एम के कारण हम लोग यह मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करते हैं। अब अगला होता है कि वेंटिलेटर यूज करने का जो उसमें टर्म कंडीशन होता है। क्या टर्म कंडीशन है कि हम लोग सबसे पहले अब इसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज करने के लिए, यानी वेंटिलेटर जब यूज करते हैं, तो उससे पहले हमें ब्लड का ऑक्सीजन जानना जरूरी है। जब ब्लड का ऑक्सीजन 40 mmHg से जब डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ हमें वेंटिलेशन यूज करना चाहिए। नंबर 2, जब ब्लड का PCO2 52 mm से जब ज़्यादा हो जाता है, तब वहाँ पे हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना चाहिए। जब ब्लड का pH जब 6.5 से डिक्रीज कर जाता है, वहाँ पे हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना चाहिए। और चौथा हम बता दिए कि जब अनेस्थीसिया हम देते हैं, तो उस समय तो हमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो एनेस्थेटिक केमिकल होता है उसके कारण कोस्टल मसल कमज़ोर हो जाते हैं, कोस्टल मसल रिलैक्स कर जाता है, नहीं वर्क करता है, तो वहाँ भी हमें वेंटिलेटर यूज करना चाहिए। अब यहाँ तो हम लोग बात समझ में आया कि वेंटिलेटर का यूज कहाँ पे करते हैं, इंडिकेशन क्या होता है, और इसमें जो हम वेंटिलेशन जो देते हैं उसमें दो तरह का प्रेशर यूज करते हैं। एक तो पॉजिटिव प्रेशर यूज करते हैं, जिसमें कि यहाँ से जो एयर जो होता है वो कहाँ फोर्सफुल अल्वलाई तक जाता है, और एक निगेटिव वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अंदर का एयर जो होता है फिर बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस को कौन करता है, इसको कंट्रोल एक मशीन करता है, जिस मशीन को हम बोलते हैं वेंटिलेटर बोलते हैं। तो वेंटिलेटर के द्वारा क्या होता है कि वेंटिलेटर एक मशीन होता है, वह वेंटिलेटर मशीन ही क्या करता है कि इस यहाँ पर जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो वही कराता है वेंटिलेटर मशीन। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो वेंटिलेटर मशीन जो यूज करते हैं इसमें दो तरह से होते हैं। एक जो होता है जिसमें हम लोग को, एक में हम लोग इंडक्शन कराते हैं हम लोग ET ट्यूब को, एक में क्या करते हैं इंडक्शन नहीं करते हैं। जिसमें कि इंडक्शन कराते हैं उसको इन्वेजिव बोलते हैं, जब इंडक्शन नहीं करते हैं उसको हम लोग नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। तो अब पहले आते हैं इन्वेजिव के बारे में। इन्वेजिव में क्या होता है कि इसमें हम लोग ट्रेकिया में हम लोग ET ट्यूब डालते हैं, माउथ के सहारे
ट्रैकिया में इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं। तो इंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है ना, ट्रैकिया के इस लेवल तक लेके आते हैं। इस लेवल का मतलब क्या होता है, जहां से ब्रोंकस डिवाइड होता है, इसको एंगल ऑफ कैरिना बोलते हैं। तो जो ईटी ट्यूब को हम लोग माउथ के सहारे हम लोग एंगल ऑफ कैरिना तक लेकर के हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो ईटी ट्यूब का जो दूसरा एंड होता है, उसको हम वेंटिलेटर जो मशीन होता है उसमें हम लोग उसको सेट कर देते हैं, जहां से एयर जो होता है वह अंदर में इंसर्ट होगा। तो एक हम लोग इंड वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये पहले सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट कितना एयर अपने से स्पॉन्टेनियस लेता है, अपना कितना वो यूज करता है। मान लीजिए पेशेंट जो होता है वह 1 ml अगर यूज करता है, तो हमें मशीन के द्वारा हमें 4 ml देना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए पेशेंट अगर 0 ले रहा है, तो मशीन के द्वारा 5 ml देना पड़ेगा, हमें प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। एक प्रेशर कितना देना है, दूसरा टाइमिंग कितना है, और तीसरा वॉल्यूम कितना है, यानी कितना देर में कितना अमाउंट और कितना प्रेशर से एयर देना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो क्योंकि यह अगर बाय द चेंज कर जाता है, तो इसी में क्या होता है कि हाइपर वेंटिलेशन होने का खतरा होता है। अभी बता रहे हैं कॉम्प्लिकेशन में इसको। तो इस तरह से क्या होता है कि वहां पे हम लोग पेशेंट कितना हमें सेट करना है वो सेट कर देते हैं उसे हम लोग। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि कितना हमें प्रेशर डालना है, कितना टाइम में देना है, कितना हम लोग एयर देना है, और कितना हमें अमाउंट में देना है। ये तीनों चीज हम लोग क्या करते हैं वेंटिलेटर मशीन पे हम लोग सेट कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से एयर फोर्सफुली पुश किया जाता है। तो ये हो गया आपका इसमें पुश करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। वेंटिलेटर यूज करने से सबसे पहला, ईटी ट्यूब को जब इंसर्ट करते हैं तो उसके कारण ट्रैकिया या लैरिंग्स में इंजुरी हो सकता है। पहला डिजॉर्डर तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जब यह वेंटिलेटर यूज करते हैं तो यहाँ से इन्फेक्शस एजेंट जो होता है वह अल्विलाई तक चला जाता है, जिसके कारण निमोनिया होने का खतरा होता है। इसका थर्ड नंबर में क्या होता है, बैरोट्रोमा। जब कभी वेंटिलेटर के द्वारा जब एयर देते हैं तो वहां तो फोर्सफुल एयर देते हैं, तो हो सकता है कि अल्विलाई रप्चर कर जाएगा। और अल्विलाई जब रप्चर करेगा तो उसमें क्या होगा कि जो जस्ट इससे अटैच रहता है प्लूरा लेयर, तो उसमें क्या हो सकता है कि विसरल लेयर उसके रप्चर कर जाएंगे और डेवलप हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइपर वेंटिलेशन। जब जरूरत से ज्यादा एयर जब इसमें जब जाएगा फोर्सफुली, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एयर इम्बोलिज्म की चांसेस बन सकता है। हाइपर वेंटिलेशन में एयर इम्बोलिज्म की चांसेस बन सकता है। तो ये हम लोग हाइपर वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो वेंटिलेटर से आपका कॉम्प्लिकेशन निमोनिया का चांसेस, हाइपर वेंटिलेटर, लंग्स इंजुरी, न्यूमोथोरैक्स, ये सब जो होता है वेंटिलेटर से डेवलप होता है। तो यह वेंटिलेटर जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इसका यूज करते हैं। जब जब पेशेंट अपने से जब ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, एयर नहीं ले पाता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, जब बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, तो इस केस में हम लोग वेंटिलेटर यूज करते हैं। जब वेंटिलेटर लगाते हैं तो उसमें हम लोग पेशेंट को ABG जांच करना जरूरी होता है। कंटिन्यू जांच करके देखते हैं, सुबह और शाम जांच करते हैं, या पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन आ चुका है। अगर डिक्रीज है उस केस में हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, और अगर नॉर्मल आता है तो फिर हम लोग वेंटिलेटर को हम लोग कम करते रहते हैं। ये था मेरा वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन होगा, क्वारी होगा, आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।